सारंग गुरु डिजिटल क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं अनूप कुमार शर्मा। आज के इस भाग में हम लोग जो कि फिजिक्स क्लास 12th में चैप्टर 3 में हम लोग किरचॉफ्स लॉ डिस्कस किए थे पिछले क्लास में, और उसके पहले करंट क्या होता है वो पढ़ा गया था। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट डेंसिटी, है ना, एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये सब पढ़े थे। पिछले क्लास में हम लोग किरचॉफ्स का लूप रूल और जंक्शन रूल पढ़े थे, है ना। और आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स में एक तो हम लोग पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन। आज ये दोनों हम लोग डिस्कस करेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पहला हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन देख लें। इसमें एक चीज़ समझना है कि कोई रेसिस्टर्स है, रेसिस्टर्स का ग्रुप है, R1 है, R2 है, R3 है, और भी हो सकता है, R4 हो सकता है। तो दिया गया ये चार जो रेसिस्टर्स है, इसको हम लोग कई ढंग से कनेक्ट कर सकते हैं, कई तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। चारों को सीरीज में कर सकते हैं, चारों को पैरेलल कर सकते हैं, दो को सीरीज में कर सकते हैं, उसके साथ बाकी दो को पैरेलल कर सकते हैं। इस तरह से ए गिवन नंबर ऑफ रेसिस्टर्स कैन बी कनेक्टेड इन सेवरल वेज। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, और फिर ये R4 ऐसे हो गया। और भी कई तरीका हो सकता है। ये R1 हो गया, यहाँ पे R2 कनेक्ट कर दें, फिर इसके बाद ऐसे कर सकते हैं R3, R3, और ये R4 कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक ना। या इसको इस तरह से भी किया जा सकता है, ऐसे बात एक ही होगा। फिर यहाँ पे ऐसे कनेक्शन किया गया, इस तरह से। और भी कई ढंग से कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो दिए गए जो रेसिस्टर्स है उसको हम लोग कई ढंग से कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हर एक केस में क्या है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। यहाँ पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, इसके बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। तो क्या बताया गया? ए गिवन नंबर ऑफ रेसिस्टर्स कैन बी कनेक्टेड इन सेवरल वेज, but in each case we must have 2 points A and B, है ना। We must have 2 points A and B where we have to connect a battery or a source which provide potential difference। तो A और B के बीच में हम लोग एक बैटरी कनेक्ट करेंगे जो कि पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगा। तो A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है, तो इसको एक बैटरी से कनेक्ट करें। और अगर ये V वोल्ट का बैटरी है और इसने I1 करंट सप्लाई किया, बात समझिए, जिस दो पॉइंट्स के बीच में, फिर से हम इसको लिख रहे हैं, जिस दो पॉइंट्स के इसको हटा दे रहे हैं,
ये पूरा अभी जो बनाया उसको हटा दिया, है ना। ये एक बैटरी यहाँ पे कनेक्ट किए थे। जिस दो पॉइंट्स के बीच में हम लोग को इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है, ये सीरीज में है कि पैरेलल है वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल ये दिख रहा है कि एक 4 रेसिस्टर का एक कॉम्बिनेशन दिख रहा है, यहाँ भी 4 रेसिस्टर का एक कॉम्बिनेशन दिख रहा है, यहाँ भी कुछ अलग कॉम्बिनेशन दिख रहा है, चारों रेसिस्टर कुछ अलग ढंग से जुड़ा हुआ है। तो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। इक्विवेलेंट का मतलब हुआ कि ए और बी के बीच में जो इतना रेसिस्टर लगा हुआ है, इसके बदले में हम एक रेसिस्टर कनेक्ट करें जो कि इस चारों के बराबर काम करे, तो उस एक को बोलेंगे कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा। तो अब सवाल है कि अगर इस तरह से रेसिस्टर लगा है तो जो एक कनेक्ट करेंगे उसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो ए और बी के बीच में हम लोग को इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। तो ए और बी को क्या करेंगे, एक बैटरी से कनेक्ट करेंगे। अगर इसको एक बैटरी से कनेक्ट करें जिसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है और ये I1 करंट सप्लाई किया, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो जाएगा इस केस में V/I1, ठीक है। वही R1, R2, R3, R4 यहाँ दूसरे ढंग से कनेक्ट है और ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। तो ए और बी को अगर हम लोग एक बैटरी से कनेक्ट करें, यहाँ पे इसको भी V वोल्ट के बैटरी से ही कनेक्ट कर दें, तो ये कुछ I2 करंट सप्लाई अब कर रहा है ना। यहाँ भी V वोल्ट का बैटरी है, यहाँ भी V वोल्ट का बैटरी है, लेकिन ये कुछ अलग करंट सप्लाई कर रहा है क्योंकि ये कॉम्बिनेशन जो है वो अलग है। तो यहाँ इक्विवेलेंट कितना होगा, R इक्विवेलेंट, यहाँ R इक्विवेलेंट हो जाएगा V/I2 इस केस में। फिर यहाँ ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है, तो इसको अगर V वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट करें और ये I3 करंट सप्लाई कर रहा है अगर, तो यहाँ R इक्विवेलेंट हो जाएगा। R इक्विवेलेंट हिंदी में उसको बोलते हैं समतुल्य प्रतिरोध। R इक्विवेलेंट हो जाएगा V/I3, है ना। तो इस तरह से हम लोग इक्विवेलेंट, एक तो ये तरीका हुआ कि बैटरी अगर कनेक्ट है और वो करंट सप्लाई कर रहा है, ये दोनों अगर हम लोग को पता है तो R इक्विवेलेंट ऐसे लिख सकते हैं, है ना। 12 वोल्ट का यहाँ सपोज करें कि यहाँ 12 वोल्ट का बैटरी कनेक्ट किया और ये 2 एम्पियर का करंट सप्लाई कर रहा है। यहाँ जिस दो पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है, उस दो पॉइंट्स को कनेक्ट किया 12 वोल्ट के बैटरी से और बैटरी 2 एम्पियर का करंट सप्लाई कर रहा है, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा 12/2, 6 ओम का होगा, है ना। एक ये हो गया। अब इसका यूज हम लोग सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए जो एक्सप्रेशन निकालेंगे उसमें इसका यूज करेंगे। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन किसको बोलते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। तो 3 रेसिस्टर हम लोग लेते हैं। एक रेसिस्टर ये R1 और फिर यहाँ से एक दूसरा रेसिस्टर कनेक्ट कर दें R2 और एक तीसरा रेसिस्टर R3 कनेक्ट कर दिए। ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। इसमें क्या होगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हर एक रेसिस्टर से सेम करंट पास करेगा। ये तीनों अगर सीरीज में है तो तीनों से करंट का वैल्यू सेम होगा। इससे अगर 2 एम्पियर का करंट पास कर रहा है तो इससे भी 2 करेगा, इससे भी 2 करेगा। दूसरा ऐसे सोच सकते हैं
कि ये दोनों सीरीज में अगर है तो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो कोई बीच में से ब्रांच नहीं निकला है ना। कोई अगर ब्रांच निकला हो तो ये सीरीज में नहीं होगा। तो यहाँ से तीनों जो है एक ही लाइन में है, यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से यहाँ आते समय बीच में से ऐसा कोई ब्रांच नहीं निकला है ना। कोई ऐसा ब्रांच नहीं निकला है जिसमें रेसिस्टर लगा हो, तो इसको सीरीज कॉम्बिनेशन बोलेंगे, है ना। तो ये तीनों जो है वो सीरीज में है। अगर हम लोग ए और बी को V वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट कर दें और ये बैटरी I करंट सप्लाई कर रहा है, I करंट इधर ऐसे आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, ऐसे जाएगा, I करंट ऐसे जाएगा। एक ब्रांच है तो करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। यहाँ से करंट I सप्लाई हुआ तो एक ही ब्रांच है तो पूरे ब्रांच में सेम करंट रहेगा, है ना। एक सर्किट, एक करंट और एक डायरेक्शन भी होगा। तो यहाँ से यहाँ तक एक ही ब्रांच है तो एक ब्रांच में एक ही करंट होगा। तो ए और बी जो पॉइंट्स है उसके बीच में V वोल्ट का बैटरी लगाया और I करंट सप्लाई कर रहा है, तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा V/I। ये फर्स्ट इक्वेशन है। फ्रॉम, एक इक्वेशन इसका यूज हम लोग करेंगे, फ्रॉम किरचॉफ्स लूप रूल। किरचॉफ्स के लूप रूल से अगर ए से चलें और वापस ए पे आएँ तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसका सम 0 होगा। ये पिछले क्लास में पढ़ा गया था। तो किसी भी सर्किट में एक पॉइंट से चलें और वापस उसी पॉइंट पे आएँ, क्लॉकवाइज जाए या फिर एंटी क्लॉकवाइज जाए, और जितना पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा उसका सम करेंगे तो 0 होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ कहाँ मिलेगा? जब जब रेसिस्टर आएगा पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो हम लोग ए से बी होते हुए फिर वापस ए पे आए तो ये रेसिस्टर मिला, फिर ये मिला, फिर ये मिला, तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा यहाँ पे, और फिर एक बैटरी मिला तो यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो ए से बी जाने के क्रम में एक रेसिस्टर ये आया तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा IR1 और ये माइनस में होगा क्योंकि करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये भी बताया गया था, करंट के डायरेक्शन में जाएं तो माइनस लेंगे। फिर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस IR2, करंट इनटू रेसिस्टेंस, फिर यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस माइनस IR3, यहाँ आ गए। फिर एक बैटरी मिला। बैटरी के केस में क्या है कि लो से हाई जाएंगे तो प्लस होगा, हाई से लो आएंगे तो माइनस होगा। तो हम लोग ऐसे होते हुए इधर आ रहे हैं तो इधर आने के क्रम में हम लोग लो से हाई जा रहे हैं तो प्लस भी होगा। उसमें करंट का डायरेक्शन नहीं देखना है। बैटरी वाले केस में सिर्फ ये याद रखिए कि लो से हाई जाएंगे तो प्लस और हाई से लो जाएंगे तो माइनस। तो ये हो जाएगा प्लस भी और ये 0 होगा। द सम ऑफ potential difference across any closed loop of an electric circuit including resistor and cell is equal to 0। किरचॉफ्स का ये सेकेंड रूल है। अब इसमें इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये जितना माइनस वाला है सबको उधर भेजें तो प्लस हो जाएगा और उसमें से I कॉमन ले लें। तो I कॉमन ले लें तो क्या होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू V। लिख सकते हैं ऐसा, है ना। तो V/I इज इक्वल टू हुआ R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू V/I। इसको इक्वेशन सेकंड लिख दे रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखिए V/I जो है वो R इक्विवेलेंट है तो इसकी जगह पे R इक्विवेलेंट रख देंगे। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है।
तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि रेसिस्टर्स का इक्विवेलेंट निकालना है तो सबको ऐड कर लेंगे, जो जो आपस में सीरीज में है उसको ऐड करेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन में ये याद रखिए करंट का वैल्यू हमेशा सेम होगा अक्रॉस ईच रेसिस्टर। जितने सारा रेसिस्टर आपस में सीरीज में है वो सब में करंट का वैल्यू सेम होगा। पोटेंशियल डिफरेंस जो है, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में कहेंगे कि वो अलग अलग भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। जैसे इसका कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो अलग अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। सेम कब होगा? जब इस दोनों का रेसिस्टर अलग अलग होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा। लेकिन करंट तो हर हाल में सेम होगा, रेसिस्टर सेम हो या फिर अलग अलग हो, करंट हर एक के थ्रू सेम होगा। पोटेंशियल डिफरेंस सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन करंट का सेम होना तय है। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे सेम होगा सीरीज में? जब सबका रेसिस्टर भी सेम हो जाए, रेसिस्टेंस भी सेम हो जाए ना, ये आर है, ये आर है, ये आर है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा आई आर, इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस आई आर हो जाएगा, इसका भी आई आर हो जाएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, एक सर्किट बनाते हैं। ये 1 ओम है, 2 ओम, 3 ओम। ये R1 लिख देते हैं, इसको R1, R2, R3। और एक बैटरी भी कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पे। ये 6 वोल्ट का बैटरी है। पहला है फाइंड, फर्स्ट में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, दूसरा करंट थ्रू ईच रेसिस्टर, थर्ड है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस across each रेसिस्टर। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, करंट इसके थ्रू, तीनों के थ्रू कितना कितना करंट जाएगा वो निकालना है, और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इसका कितना होगा और इसका कितना होगा। ठीक है, तो ये हम लोग का क्वेश्चन है। तो ये तीनों जो है वो आपस में सीरीज में है ना। इसको ऐसे देख सकते हैं कि R1 से R2 तक आए तो ये बीच में कोई ब्रांच नहीं निकला है, फिर R2 से R3 तक जाएं तब भी कोई ब्रांच नहीं निकला है, और करंट भी हर हाल में सेम होगा। बैटरी जो करंट सप्लाई करेगा ना, वो करंट यहाँ से होते हुए यहाँ तक सेम आएगा, क्योंकि करंट को बंटने के लिए कोई ब्रांच ही नहीं है, एक ही ब्रांच है। करंट कब बंटेगा? जब कोई ब्रांच आ जाए तो करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो एक ही रास्ता है तो करंट जो है वो सेम रहेगा। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3, 1 प्लस 2 प्लस 3 यानी 6 ओम हो गया। सेकंड, इसमें पूछा गया है करंट थ्रू ईच रेसिस्टर।
तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि बैटरी जो है वो करंट अगर I सप्लाई कर रहा है तो वही करंट सब में जाएगा, इसमें भी I जाएगा, यहाँ भी I होगा, करंट बटेगा नहीं, बटने के लिए कोई ब्रांच ही नहीं है। तो हम लोग ये देख लेते हैं कि बैटरी टोटल करंट कितना सप्लाई करेगा, वही करंट हर एक रेसिस्टर के थ्रू होगा। तो R इक्विवेलेंट होता है V/I, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट। तो ये 6 वोल्ट हो गया डिवाइडेड बाई 6, यानी 1 एम्पियर का करंट सप्लाई करेगा। बैटरी 1 एम्पियर का करंट सप्लाई करेगा और वही 1 एम्पियर हर एक रेसिस्टर के थ्रू पास करेगा। तो करंट जो होगा, करंट थ्रू ईच रेसिस्टर इज इक्वल टू 1 एम्पियर। थर्ड है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा इसका। पोटेंशियल डिफरेंस शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। R1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो IR1। इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो इससे पास होने वाला करंट इनटू इसका रेसिस्टेंस, तो ये हो जाएगा 1 इनटू, और इसका रेसिस्टेंस भी 1 है तो ये 1 वोल्ट हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2, तो IR2, करंट उससे भी 1 एम्पियर का करंट पास कर रहा है और इसका रेसिस्टेंस जो है वो 2 ओम है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 वोल्ट हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3, IR3, तो ये 1 एम्पियर करंट उससे पास कर रहा है और उसका जो रेसिस्टेंस है वो 3 है, तो ये 3 वोल्ट का हो गया। तो यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं कि इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हो रहा है 1 वोल्ट, इसका पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट, इसका पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ अलग अलग हो रहा है, इसका 1 वोल्ट, इसका 2 वोल्ट, इसका 3 वोल्ट, लेकिन करंट हर एक के थ्रू सेम है। ठीक है ये। इसके बाद है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2 और ये R3 है, ये पॉइंट A और B है। तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन हुआ उसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। रेसिस्टर्स, तीनों रेसिस्टर का एक एंड जो है वो एक जगह जुड़ा हुआ है और बाकी जो दूसरा एंड है वो तीनों का वो सब एक जगह जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। दूसरे ढंग से ऐसे सोच सकते हैं कि इस सब का पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, अगर हम लोग A और B को बैटरी से कनेक्ट कर दें, ऐसे समझिए A और B को बैटरी से कनेक्ट कर दें तो ये तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही होगा, V होगा। जैसे यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस V है इस दोनों का, तो इसको V मान लीजिए और इसको 0 मान लीजिए। डिफरेंस V है ना, डिफरेंस V रखना है तो इसको V और इसको 0 हम लोग मान सकते हैं।
तो यहाँ पोटेंशियल अगर भी है तो यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। पोटेंशियल चेंज कब करेगा? जब रेसिस्टर आएगा या सेल आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग आए, कोई रेसिस्टर नहीं आया, तो पोटेंशियल यहाँ और यहाँ तक का सेम होगा। यहाँ पे 0 अगर पोटेंशियल है तो यहाँ भी 0 होगा। अगर हम लोग इस रेसिस्टर की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? तो इसका ये वाला एंड भी पे है और ये वाला एंड 0 पे है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी हो गया। इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? तो ये वाला एंड भी पे है और ये वाला एंड 0 पे है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी हो गया और इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ? भी हुआ। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का यही पहचान है कि अगर 3 रेसिस्टर को हम लोग पैरेलल बोल रहे हैं तो तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस हर हाल में सेम होगा, है ना। करंट अलग अलग हो सकता है, सेम भी हो सकता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस चाहे रेसिस्टर अलग अलग हो या चाहे रेसिस्टर सेम हो, पोटेंशियल डिफरेंस तो हमेशा ही सेम होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ भी है तो यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ आते समय कोई रेसिस्टर नहीं मिला, कोई सेल नहीं मिला, तो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होगा। यहाँ भी है तो यहाँ भी नहीं होगा, बीच में एक रेसिस्टर आ गया, है ना। इसको हटाते हैं। तो हम लोग क्या सीखें कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो सेम होगा और सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होगा। अब यहाँ से देख लेते हैं कि बैटरी अगर आई करंट सप्लाई किया तो वो आई करंट यहाँ तक आएगा, क्योंकि यहाँ तक कोई ब्रांच नहीं है। अब इसके बाद ये 3 पार्ट में करंट बटेगा, तो इस पार्ट का करंट I1 मान लिया जाए, इस पार्ट में I2 मान लेते हैं और इस पार्ट में I3 मान लेते हैं। फिर इधर से I1 आएगा, I2 आएगा, I3 आएगा और इधर से फिर I हो जाएगा। इस जंक्शन को देखा जाए तो इस जंक्शन पे I1 करंट आ रहा है और इस जंक्शन से कौन सा करंट जा रहा है? I करंट आ रहा है और इस जंक्शन से I1, I2 और I3 जा रहा है। तो किरचॉफ्स के फर्स्ट रूल से हम लोग ये पढ़े हैं कि I जो होगा वो इक्वल होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 के। फर्स्ट इक्वेशन हो गया। रेसिस्टर R1 को देखा जाए, ये वाला, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस है रेसिस्टर R1 है तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस है V। अगर R1 रेसिस्टर की बात करें तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है और करंट जो है I जो है वो I1 है। ठीक है, तो ओम्स लॉ से हम लोग जानते हैं V इज इक्वल टू IR होता है, V इज इक्वल टू IR होता है। तो ये V है पोटेंशियल डिफरेंस और I1 R1 हो गया। तो I1 इज इक्वल टू क्या मिला? V बाई R1। अगर R2 की बात करें तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? उसका भी V है और उसमें करंट कितना है? I2 है। तो I2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं V बाई R2। फिर R3 को देखा जाए तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस है V और करंट उसका I3 है। तो I3 इज इक्वल टू लिख सकते हैं V बाई R3। ठीक है, जैसे रेसिस्टर, कोई भी रेसिस्टर इस रिलेशन को फॉलो करता है। किसी रेसिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस उस रेसिस्टर से पास होने वाला करंट और उसके रेसिस्टेंस के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो I1 जो है वो इसका करंट है इसके थ्रू, तो ये किसके बराबर होगा? इसका पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय इसका रेसिस्टेंस।
I2 इससे पास होने वाला करंट है, वो बराबर होगा इसका पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई इसका रेसिस्टेंस, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस सबका सेम है। I1, I2 और I3 का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट I इज इक्वल टू I1 की जगह पर क्या रखेंगे, V बाई R1, V बाई R2, V बाई R3, ठीक है। अब यहाँ से V को कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो V बाई I बाई V ये होगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 R3, ठीक है। अब एक और चीज़ हम लोग अभी जस्ट बताए हैं, A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है, और A और B को V वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट किया गया है और ये I करंट सप्लाई कर रहा है। तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट V बाई I हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है, I बाई V है, I बाई V है, और यहाँ पे V बाई I R इक्विवेलेंट होता है। तो I बाई V जो होगा वो 1 बाई R इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो यहाँ से 1 बाई R इक्विवेलेंट, ये 1 है, इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, ठीक है। तो जब भी जो रेसिस्टर्स है वो पैरेलली कनेक्ट हो तो हम लोग उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस यहाँ से इस रिलेशन से निकाल सकते हैं, ठीक है। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसमें याद रखिए कि करंट जो होगा वो सेम होगा थ्रू ईच रेसिस्टर। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिफरेंट भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है, किसी किसी केस में सेम भी हो सकता है। पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि क्या होगा, अलग अलग भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये याद रख सकते हैं कि अगर दो रेसिस्टर्स आपस में पैरेलल में है तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो हर हाल में सेम होगा, ठीक है। और जो करंट होगा, करंट जो होगा वो डिफरेंट भी हो सकता है, डिफरेंट भी होगा, हो सकता है और सेम भी हो सकता है किसी किसी केस में, लेकिन ये डिफरेंट नहीं होगा। पोटेंशियल डिफरेंस अगर डिफरेंट हो रहा है इसका मतलब है कि वो पैरेलल में नहीं है। और एक चीज़ और ध्यान रखें कि ये हम पैरेलल कॉम्बिनेशन का प्रॉपर्टी बता रहे हैं, डेफिनेशन नहीं बता रहे हैं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम किसी किसी केस में यहाँ भी हो सकता है, सीरीज में भी हो सकता है, और करंट सेम किसी किसी केस में पैरेलल में भी हो सकता है कि दो रेसिस्टर हो आपस में पैरेलल में है और दोनों से सेम करंट पास कर रहा हो, ये भी हो सकता है। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस का सेम होना यहाँ पे फिक्स है। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का प्रॉपर्टी हुआ, ये सीरीज कॉम्बिनेशन का, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग अगले क्लास में इसका एप्लीकेशन देखेंगे और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।